बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। ये मदुराई में एक हाईकोर्ट जज जो चेन्नई में तमिलनाडु के इसमें आते हैं, और वो जिस तरीका से हरकतें कर रहे थे, उस हरकतों को देखने के बाद में आदमी को बड़ा आश्चर्य लगता है। एक मैटर था वहाँ पे हर साल एक जगह पे दीप जलाते हैं वहाँ पे, और दीप जलाने के बाद में वो काफी डिस्टेंस पे है, उसके ऊपर में एक दरगाह है। दरगाह के पास में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे एक स्तंभ है, और वहाँ पे कभी इसके पहले कभी कोई दीप नहीं जलाया था। अभी आरएसएस और बीजेपी के कुछ लोगों ने ये याचिका लगाए कि भाई आप इसके ऊपर में हमें वहां पे दीप जलाने का परमिशन दें। ये जैसे भी एप्लीकेशन वहां आ जाती हाई कोर्ट में, और वो तुरंत वहां पे जो जीआर स्वामीनाथन करके जज थे सिंगल, वो वहां पे स्पॉट पे जाते हैं, और वहां देखने के बाद में इमीडिएटली दूसरे तीसरे दिन वो ऐलान मतलब ये कर देते हैं कि भाई वहां पे दीप जलाया जाए, और यहाँ पे भी जलाए, ऊपर में भी जलाए, जबकि कोई लेना देना नहीं था मस्जिद के पास में जलाने का, कभी वो औचित्य भी नहीं था। लेकिन आरएसएस के लोगों ने किया हुआ वो एक अलग से ऐसा था कि जहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो और कुछ लोग आपस में बटे। यही नहीं तो उसके बाद में उन्होंने जब स्टेट के तरफ में ये सब मैटर गया, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी एक दो बेंच के जजमेंट ने उन्होंने ये किया है, ये सिंगल बेंच उसको कैसा ओवररूल कर सकता है करके उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर में अपील में जाएंगे, इतनी कोई जल्दीबाजी की खड़ी नहीं है, और उन्होंने उनको रोका। मतलब ये पूरा का पूरा मसला एक ब्यूरोक्रेसी के मतलब एक स्टेट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट का रवैया ये दिखता है। ये होने के बाद में फिर दोबारा इसके ऊपर में ये हुई, और वहां पे झड़प हो गई। यही नहीं तो वहां पे जो जज थे उन्होंने अपनी सुरक्षा में से कुछ लोगों को वहां पे जाके ये सब वहां पे दिया लगाने के लिए, और वहां पे नया एक प्रोनाउंस एक नया शब्द का इस्तेमाल किया वहां पे, दीपास्थूल। मतलब जहां पे दीप जलाओ ऐसा स्तूप का नाम ऐसा उन्होंने दिया, और इस तरीका से वहां पे काफी तनाव रहा। यही नहीं तो वहां पे जो स्टेट ने उनको बिल्कुल मनाही कर दी, और उन्होंने कहा 144 की धारा लगा दी, और उसके बाद में ये सब मतलब अभी ऐसा हो गया कि ये आरएसएस और बीजेपी के जजेस वो किस हद तक जाएंगे और किस हद तक अपनी बेशर्मी का ये देंगे इस वेरी मतलब। और वहां पे उन्होंने कहा कि ये आरएसएस के लोग यहाँ पे बैठे हैं, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते नहीं तो उसको डैमेज करने का भी कोई कोशिश नहीं करते। कई हो गए उसके ऊपर में अभी इम्पीचमेंट का मिशन ये मोशन आएगा, और इम्पीचमेंट के बारे में सब सोच रहे हैं। उन लोगों ने हस्तक्षेप भी किए वहां के लोगों ने, और वहां पे एमपीज ने इतना ये सब हो गया। कहने का मतलब ये देश में किस तरीका से राज चल रहा है, और इसका जो इतिहास हो, जो पुनर्जन्म का प्रवृत्ति करने की वो जो बात चल रही है, मनुवादी संस्कृति लाने की बात कर रही है, वो कितना शर्म लायक है। ठीक है, उसको मेजॉरिटी लोग नहीं मानते, ये सब कुछ है, और न्यायपालिका में जिस तरीका से है भी चल रहा है, ये बड़ा शर्मनाक बात है। मैं इनको टोटो में नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जजेस भी हैं वो कास्ट वाइज ब्राह्मण्स है, बट दे आर वेरी रिजिड, वेरी वेरी गुड। मतलब हमने देखा है ऐसे बहुत सारे जजेस अच्छे देखे हैं कि जिन लोगों ने कभी भी ये सब इसका ध्यान तक नहीं रखा उन्होंने, और वो जो भी जस्टिस सामने में जो आया उसी के ऊपर में उन्होंने जवाब दिया या उनका फैसला दिया। तो ये सब सिचुएशन ताकत कहाँ से आती है? तो जब उसका पूरा इतिहास ढूंढने लगे तो ये कहीं जुडिशरी में कभी वकीली में थे, और उन लोगों का आरएसएस के साथ में कमिटमेंट था। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि उस दिन आरएसएस की जो बिगिनिंग हो गई, मतलब राहुल गांधी की जब एसआईआर के ऊपर में जब चर्चा चालू होगी, तो सबसे पहले राहुल गांधी ने ये बात लगाई कि सभी इंस्टीट्यूशंस को आरएसएस ने कब्जा कर लिया। जब आरएसएस को कब्जा करने की बात की तो सब आरएसएस को काफी लोगों के बात में ध्यान में आ गया कि आरएसएस ये क्या चीज है। और धीरे 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 जिस तरीका से राहुल गांधी ने ये सब पत्ते खोले, तब आरएसएस के तरफ से लेकिन कोई बात नहीं है, और चिड़ी चुप करके वो सब के सब लोग वैसे ही रहे। और उसके बाद में तो तुम्हें मालूम है कि जब उन्होंने जो सवाल किए,
कॉमन सवाल थे, और कोई भी आदमी सवाल ये कर सकता है कि भाई आपने चीफ इलेक्शन कमीशन को आपने ऐसे कैसे बोला कि कोई भी चीज हो जाए, उन्होंने कुछ भी है तो उनको इम्यूनिटी रहेंगे, उनके ऊपर में कोई एफआईआर नहीं होगा। जो भी इलेक्शन है तो उसके 1 महीने के पहले तुम लोगों ने पूरी वोटर लिस्ट सबको देनी चाहिए, जिसकी वजह से हम जांच कर सके। ईवीएम में किस प्रकार का प्रोग्राम चलता है इसके बारे में लोगों को मालूमात हो, या हम लोगों को बताए या पॉलिटिकली बताए, तो ये सब चीजों को बनावटी तरीका से अमित शाह ने उसको सब फेंका और बहुत गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उनको मालूम था कि ये सब चीजें ऐसी ऐसी हो रही है, और ये तक मालूम है कि अभी आने वाले दिन पूरे देश में एक बात चल रही कि एक कौन सा प्रवाह चल रहा और एक कौन सा एंटी प्रवाह चल रहा है, इसके बारे में सब लोग अभी जागरूक है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हार बीजेपी की होनी है, और हार जब हो जाएगी तब उनको बहुत बुरी तरीका से पीटे जाएंगे। सेकंडली, राहुल गांधी ने यह भी चेतावनी दी कि ये देशद्रोह का मामला है, जिसमें यदि जो भी लोग पकड़े जाएंगे तो सब के सब अंदर हो गए। यही नहीं तो इंक्लूडिंग पूरे जितने भी कलेक्टर हो या नीचे के लेवल, नीचे से तो ऊपर तक जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो सब के सब लोगों को उसमें लपेटा जाएगा। इतना होने के बाद में मुझे निश्चित लगता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट और ये सब है वो रात भर सोए नहीं होंगे। सब लोग कोसते होंगे कि भाई आज ये सत्ता है, कोई भरोसा तो है नहीं है, लेकिन जिस तरीका से सत्ता यदि कोई पलट जाए तो हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। यहाँ इतने दिन तक तो पिछले वक्त तो बीजेपी की भी सत्ता थी, बाद में नहीं थी, लेकिन क्या हुआ था मालेगांव में तो तुम्हें मालूम है कितने लोग अभी तक लटके थे। 20-20, 25-25 साल हो गए, सबके लाइफ खराब हो गए। बहुत सारे उन लोगों ने जो भी कांड किए हैं उसकी सबको ये भुगतना पड़ता है। कोई भी पार्टी अपने लोगों को तकलीफ में डाल के कभी कुछ होता नहीं। बाबा साहब के भी जमाने में जब भी कभी लोगों ने आंदोलन की बात की तो बाबा साहब ने कभी स्वीकारा नहीं ये सब चीजों को। दलित पैंथर एक आक्रामक का ऑर्गेनाइजेशन बनी, काफी लोग, और जिसमें कई लोगों के ऊपर में एफआईआर हुई, कई लोगों के अपने सर्विसेज गंवाना पड़ा। ये सब लोगों ने देखा। उसके बाद में अम्बेडकराइट लोगों ने ये सब झमेले से दूर रहना ही पसंद किया, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलता है, और लोगों के ऊपर में जब एफआईआर वगैरह चलती है तो उनका पूरा करियर खराब हो जाता है, ये सबको मालूम है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बीजेपी के और जो समर्थक लोग हैं वो कितने कट्टर है कि उनको सर्विस की कोई परवाह नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो, और हो जाए तो कितने बुरी तरीका से फंसेंगे। मुझे लगता है कि जो जिस तरीका से शुरुआत हुई अभी तक, तो उन लोगों का जो भी राहुल गांधी का सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन था वोट चोरी के ऊपर में 3 जगह का अलग अलग जगह पे अलग अलग उनका विश्लेषण, उसके बाद में सीधी अमित शाह को चुनौती देना कि हम आपस में बैठ के, हम सामने में बैठ के डिबेट हो जाए। इतनी बड़ी चुनौती, और उसके बाद में भी सब लोग डरे हुए जोर जोर से चिल्लाना चीखना ये तो कोई जीत के तो लक्षण होते नहीं है। तो निश्चित मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसे कोई सिचुएशन हो, कोई पैसा कितना भी रहे, लेकिन जब सत्ता हलने चालू हो जाती है तो सब अच्छे अच्छे लोग भी उसमें से विड्रॉ होना, पतली गली से भागना चालू करते हैं। अभी ऐसा है कि कब वो दिन आएगा, किस तरीका से मोड़ पे घुसेंगे और क्या होगा, इसके बारे में बताना निश्चित नहीं, मतलब इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीका से इस देश में जिस तरीका ये हो चल रहा है, वो जो भी जिस तरीका से राजकारण चल रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत भयावह है, और उसका नतीजे सभी को भुगतने पड़ेंगे, स्पेशली बीजेपी को। बाकी लोगों को तो कुछ नहीं है। जिसके बाद सत्ता है, उनकी जब सत्ता उनके हाथ से जाती है तभी उनको डर लगता है और डरावना लगता है। उस दिन एक बात चली कि भाई सीईसी और चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, चीफ विजिलेंस कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दोनों के ऊपर में जब सहमति नहीं बनी तो राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रश्न सब लोगों के सामने था, वो दोनों के बीच, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ये अमित शाह के ऊपर में, कि SC ST OBC का प्रमाण बताइए मुझे, इतने सालों से तुमने किसने दिए उनको, और वो कहाँ गए हैं। वो जब तक तुम देते नहीं तब तक मैं अपना प्रोटेस्ट करता हूँ। किसके लिए किया? लेकिन ये बात किसी ने किसी को नहीं बताया कि उनका कहना ही था कि SC ST OBC कहाँ गए हैं, वो जब तक वहां पे दिखेंगे नहीं तब तक आई विल प्रोटेस्ट, आई विल लॉन्च माई प्रोटेस्ट, ऐसा करा के उन्होंने लिखा और वहां से आ गया जो भी होगा। लेकिन कम से कम इस देश में इतनी तो बात आ गई कि भाई तुम कम से कम, और कॉन्स्टिट्यूशनल जब मेरिट की भी हो या सिलेक्शन की भी
प्रोसेस हो तो ये इसी में चलना पड़ता कि एक राउंड में SC ST OBC का कोटा उनको कंप्लीट करना है। तो ये अभी उनके सामने में बड़ी चुनौती है कि अभी क्या करना है और कैसे नहीं करना है। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो OBC के लिए इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया राहुल गांधी ने, तो निश्चित रूप से उसका फर्क इलेक्शन में आने की एक संभावना है। संजय सिंह की भी बात, एक राज्यसभा में उन्होंने जिस तरीका से वोट चोरी के ऊपर में सभी को धोया और EVM कैसे आया और किस तरीका से उन्होंने ये सबसे पहले उनका ये जो विश्लेषण किया और विदेशों में जो जिस तरीका से चल रहा है और जो RSS और BJP को जो धोया, वो भी एक बहुत बड़ी महत्व की बात थी। और इसी तरीका से आज का भी वो उसी पे चर्चा चलते रही है। ऐसा कुछ आउटपुट निकला नहीं है, लेकिन सरकार बड़ी मुसीबत में आ गई कि अभी निकले तो निकले कैसे और कैसे बाहर निकलेंगी। कल तो ये है, अभी और 1-2-3 दिन बाकी रहे, उसके बाद में तो 17 तारीख तक का है। और राहुल गांधी 15 तारीख को विदेश जा रहे हैं। 14 तारीख को बहुत बड़ा मोर्चा है दिल्ली में। शायद हो सकता है कि वो मोर्चे का शेप कैसा हो, किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन काफी लोग, पूरा का पूरा बिहार, सभी जगह से लोग वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से सब लोगों की आंखें हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी सबकी आंखें हैं कि ये सरकार का क्या भविष्य होगा या क्या नहीं होगा। यदि सब लोग रास्ते पे आ जाए, यदि राहुल गांधी तो रैली करके वो 15 को निकल जाए, 14 को रैली है, 15 को निकल जाए, और उसके बाद में यदि वो परिस्थिति स्फोटक हो जाए तो कौन उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में दिन अच्छे रहे, कोई किसी के ऊपर में नहीं आया, लेकिन सब लोगों के दिमाग में अभी तक नेपाल गया नहीं है, बांग्लादेश गया नहीं है, श्रीलंका गया नहीं है। तो बहुत अच्छे से पीसफुल हो जाए, यही हम मनोकामना करते हैं, और ऐसा कोई कुछ नहीं करे ऐसा लगता है हमें। तो चलो आज इन्हीं शब्दों के साथ में यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।